हेलो एवरीवन, आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो एनडीए और सीडीएस के लिए यूज़फुल होंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 layers of cloth of equal thickness provide warmer covering than a single layer of cloth with a double the thickness y। ये एनडीए में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला गया है कि अगर मान लो हम 2 लेयर्स ले क्लोथ की जिसकी थिकनेस इक्वल है तो वो हमें ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू अगर हम क्लोथ ले जो कि डबल थिकनेस का है। तो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन लिखा है बिकॉज ऑफ द एयर इनकैप्सुलेटेड बिटवीन 2 लेयर्स। सेकेंड ऑप्शन है सिंस इफेक्टिव थिकनेस ऑफ 2 लेयर्स इज मोर। थर्ड है फैब्रिक ऑफ द क्लोथ प्लेस द रोल। एंड फोर्थ है वेविंग ऑफ द क्लोथ प्लेस द रोल। तो यहाँ पे याद रखना होता क्या है कि अगर मान लो हमारे पास 2 क्लोथ्स हैं जिनकी थिकनेस बिल्कुल इक्वल है, अगर हम उन क्लोथ को लेंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि इन 2 क्लोथ के बीच में जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है। ठीक है, बेसिकली ये जो एयर है वो किसको एब्जॉर्ब करके रखती है? हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है। ठीक है, और ये जो एयर है क्योंकि ये कैसी होती है, ये होती है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ये किसकी तरह काम कर रही है? एक इंसुलेटर की तरह काम कर रही है जो हीट को ट्रैप करके रखेगी, हीट को बाहर नहीं निकलने देगी, जिसकी वजह से अगर तुम 2 क्लोथ लेते हो जिनकी थिकनेस जो है वो इक्वल है वो हमें ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे रीज़न क्या रहेगा? बिकॉज ऑफ द एयर इनकैप्सुलेटेड बिटवीन 2 लेयर्स। 2 लेयर्स के बीच में जो एयर है वो इनकैप्सुलेट हो जाएगा जो कि हमें ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर पावरफुल देन एटॉमिक बॉम्ब। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो एक्चुअल में एटॉमिक बॉम्ब से ज़्यादा पावरफुल होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? कौन सा प्रिंसिपल देखने को मिलता है? फ्यूजन का। और जब भी फ्यूजन होती है तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज होती है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब हो जाता है वो ज़्यादा पावरफुल होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन हाइड्रोजन बॉम्ब रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय फिजन फॉलोड बाय फ्यूजन। अब देखो इस स्टेटमेंट के अंदर ठीक है कि जब भी हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले ये जो रिएक्शन है उसमें फिजन रिएक्शन हो रही होती है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि फिजन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो फ्यूजन आएगा। ऐसा होता क्या है कि ये जो फिजन है ना वो क्यों करवाई जाती है जब भी हम हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बात करते हैं? ताकि एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन हो सके ताकि फ्यूजन वाली रिएक्शन सस्टेन रहे। तो मेन हमें रिएक्शन कौन सी करवानी है? फ्यूजन वाली रिएक्शन करवानी है। और उसको सस्टेन करने का काम कौन करता है? फ्यूजन रिएक्शन। क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर लेके आती है, वो प्रेशर लेके आती है जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि पहला स्टेप होता है फ्यूजन और फ्यूजन के बाद फिर फ्यूजन होगा। ये इकट्ठे चल रहा होता है एक तरीके से। ठीक है, तो यानी कि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है? यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? सी ऑप्शन। यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 एंड मास नंबर इंक्रीजेज बाय 4 ऑन अल्फा पार्टिकल एमिशन। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या फिर हम बोल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अनचार्ज्ड स्पीशीज। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? मास नंबर। जब भी हम मास नंबर के बारे में बात करते हैं जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पे जेड और ए क्यों बोल रहे हैं? जैसे मान लो एक एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे तुमने हमेशा ध्यान दिया होगा कि एक एलिमेंट के ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है और एक एलिमेंट के नीचे नंबर लिखा हुआ होता है, राइट। तो ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है? वो मास नंबर, यानी कि एटॉमिक
मास को डिपिक्ट कर रहा होता है। और अगर मैं इस z के बारे में बात करूँ तो ये z क्या डिपिक्ट कर रहा होता है, ये डिपिक्ट कर रहा होता है एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अनचार्ज स्पीशीज के। और जब भी हम मास नंबर के बारे में बात करते हैं तो मास नंबर किसके बराबर होता है, एक एटम का जो मास है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, उसके न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है। और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि मास नंबर किसके बराबर होगा, मास नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब भी अल्फा पार्टिकल एमिशन होती है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाता है 2 से और मास नंबर इंक्रीज कर जाता है 4 से। ये स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली जब भी अल्फा पार्टिकल एमिशन होती है तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे होते हैं कि ये जो हमारे अल्फा पार्टिकल जो होता है ना वो हीलियम 4 की तरह प्रेजेंट होता है। मतलब उसका जो न्यूक्लियस होता है वो किसकी तरह होगा, हीलियम 4 की तरह। हीलियम 4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, 2 प्रोटॉन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन्स देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब देखो, जब भी अल्फा पार्टिकल एमिशन होती है तो होता क्या है कि ये 2 प्रोटॉन्स और ये जो 2 न्यूट्रॉन्स हैं ये बाहर निकल जाते हैं। तो अगर 2 प्रोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो कितना डिक्रीज कर जाएगा, सिर्फ 2 ही प्रोटॉन निकल रहे हैं यानी कि एटॉमिक नंबर तो डिक्रीज कर रहा है 2 से। लेकिन जब भी हम मास नंबर के बारे में बात करते हैं तो मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो यानी कि वो क्या करना चाहिए था, 4 से डिक्रीज करना चाहिए था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट करेक्ट है, बस यहाँ पे इंक्रीज की जगह क्या आना चाहिए था, डिक्रीज आना चाहिए था। वहीं पे जब हम सेकेंड पोर्शन देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन बीटा पार्टिकल एमिशन। अब देखो, जब भी हम बीटा पार्टिकल एमिशंस के बारे में बात करते हैं ना तो यहाँ पे होता क्या है कि जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है ना न्यूक्लियस के अंदर वो किस में चेंज हो जाता है, वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। तो अगर न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। यानी कि एक और प्रोटॉन एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी कि एटॉमिक नंबर किससे इंक्रीज कर रहा है, 1 से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, मास नंबर रिमेन्स अनचेंज। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है यहाँ पे, क्योंकि देखो हमने क्या बोला था, मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन सिर्फ प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। अगर जितने देखा जाए सिर्फ यहाँ पे कुछ डिलीट नहीं हुआ है, कुछ यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, न्यूट्रॉन बस किस में चेंज हो गया, प्रोटॉन में चेंज हो गया। तो यानी कि मास नंबर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ठीक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ठीक, बी ऑप्शन, यानी कि ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडरेटर, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेटर और यहाँ पे लिखा हुआ है कूलेंट। तो अब देखो, जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं ना तो यहाँ पे हो क्या रहा होता है, यहाँ पे बेसिकली जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रिलीज़ हो रही होगी, हीट रिलीज़ हो रही होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हीट को थोड़ा सा ठंडा भी करके रखना है, क्योंकि जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में बात करते हैं ना तो वहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही होती है वो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही होती है। तो अगर ज़्यादा हीट निकल जाएगी तो एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर में तो कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा, राइट। तो हमें हीट को कंट्रोल करके रखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम वहाँ पर कूलेंट यूज़ करते हैं। तो कूलेंट तो इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर मॉडरेटर भी यूज़ किया जाता है। मॉडरेटर का यूज़ कहाँ पे आता है कि ये जो भी रिएक्शंस हो रही है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है, उसको
ठीक करने का, उसको मॉडरेट करने का काम कर रहा होता है मॉडरेटर। यानी कि हमें मॉडरेटर भी चाहिए, हमें कूलेंट भी चाहिए, लेकिन क्या एक्सेलरेटर का यहाँ पे कोई काम है? नहीं है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में कौन सी चीज़ नहीं चाहिए होती है, तो यहाँ पे एक्सेलरेटर नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ठीक, बी ऑप्शन, यानी कि ओनली 2। यहाँ पे इसकी ये थ्योरी भी पढ़ लो कि जो मॉडरेटर होता है वो किस लिए क्रूशल होता है, क्योंकि वो न्यूट्रॉन्स की जो रिएक्शंस है उसको स्लो डाउन करने का काम करते हैं, ताकि ये जो फिजन रिएक्शन है हो रही है वो बहुत अच्छे से हो जाए। कूलेंट किस लिए होता है? क्योंकि जब भी हम फ्यूजन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कूलेंट का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सेलरेटर का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस द बॉर्डर इज। अब देखो, एक टर्म यूज़ की जाती है येलो केक, ये एक सब्सटेंस है जिसकी स्मगलिंग भी की जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि येलो केक किसको बोला जाता है? यूरेनियम ऑक्साइड को बोला जाता है। ये जो यूरेनियम ऑक्साइड होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इलीगल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसमें भी यूरेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, तभी इसकी स्मगलिंग की जाती है अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, तो येलो केक बेसिकली हम किसको बोलते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड को बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है कि ये जो यूरेनियम है जो ऑब्टेन होता है येलो केक से, वो बहुत सारे इलीगल न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव बनाने में यूज़ किया जाता है, जो कि मैनकाइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसके अलावा ये जो यूरेनियम होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है? अभी अभी हमने ऊपर बात की थी कि ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, दो जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और वो हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और ये क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉम्ब। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर? न्यूक्लियर फ्यूजन। ये भी पढ़ लो कि ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें फ्यूज करते हैं दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई, जैसे कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को। ये जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स होते हैं। ये जो ड्यूटेरियम होता है यहाँ पे इसका मास होता है 2 और ट्रिटियम का मास होता है 3। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, वो हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन, जिसका एटॉमिक मास है 133 और जिसका एटॉमिक नंबर है 53। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया, ये है हमारा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक मास है 32 और एटॉमिक नंबर है 50। सी ऑप्शन है कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक मास है 60 और जिसका एटॉमिक नंबर है 27। एंड डी ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास है 2 एंड एटॉमिक नंबर है 1। तो याद रखना कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सी ऑप्शन। बेसिकली ये जो कोबाल्ट 60 होता है ये कोबाल्ट का ही एक आइसोटोप है जो कि गामा रेडिएशंस को बाहर निकालता है। ये जो गामा रेडिएशंस होती है वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर जाती है और जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको मारने का काम करती है, इसलिए हम कैंसर की ट्रीटमेंट में ये कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट क्वेश्चन। फर्स्ट है जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि देखो जो आयरन होता है ना उसमें रस्ट बहुत जल्दी लग जाता है। रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा आयरन था उसमें रस्ट ना लगे तो हम बहुत सारे मेथड परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन। उसमें क्या किया जाता है कि आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग कर दी जाती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। किस लिए किया जाता है? ताकि आयरन के ऊपर ये रस्ट ना लग सके। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? जिंक इज
एन एम्फोटेरिक एलिमेंट। एम्फोटेरिक एलिमेंट का क्या मतलब होता है? जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और जो कि बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो एग्जैक्टली अगर हम जिंक के ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं तो जिंक का ऑक्साइड कैसा होता है? एम्फोटेरिक एलिमेंट होता है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट कैसी है? बिल्कुल ठीक है। अब देखो, क्या ये जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फर्स्ट स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो अलग अलग फैक्ट्स है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? बी ऑप्शन, की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट तो है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉमनली यूज्ड ऑटोमोबाइल बैटरीज आर ट्रू? फर्स्ट है, इट इज़ यूजुअली अ लेड एसिड बैटरी। तो देखो, जब भी हम ऑटोमोबाइल बैटरीज के बारे में बात करते हैं ना, जनरली वो कैसी बैटरी होती है? वो लेड एसिड बैटरी होती है। उसके अंदर हम लेड का इस्तेमाल करते हैं, पीबी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है? इट हैज़ 6 सेल्स विद अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट ईच। तो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट भी ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 6 सेल वाली बैटरी, जिसमें हर एक सेल जो है वो 2 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं कि 12 वोल्ट बैटरी होती है, ठीक है। तो इसमें 6 सेल्स होंगे और हर एक सेल जो है वो 2 वोल्ट की करंट को प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गए। थर्ड है, इट सेल्स वर्क एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वाइल रिचार्जिंग। और फोर्थ है, इट सेल्स वर्क एज गैल्वेनिक सेल वाइल डिस्चार्जिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझो कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। जब भी हम गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल वो सेल होता है जहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्या मतलब है? वो रिएक्शन जो कि अपने आप हो रही है। अगर कोई रिएक्शन अपने आप होती है ना, तो वो रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करती है? वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस अपने आप हो रही है, और केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस हो रही होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। वहीं पे जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करते हैं ना, तो नाम देखो क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लिटिक यानी कि उसको तोड़ देना। यानी कि हम क्या बोल रहे होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब बैटरी रिचार्ज होती है ना, तब वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करती है। रिचार्ज हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगी और केमिकल रिएक्शंस करवाएगी। और जब ये डिस्चार्ज होती है, यानी कि नॉर्मल जैसे बैटरी काम कर रही होती है, तो उस टाइम पे गैल्वेनिक सेल की तरह काम करती है। यानी कि वो खुद क्या प्रोड्यूस कर रही होगी? उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही होगी। तो ये चीज़ याद रखना, गैल्वेनिक सेल हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। जो रिएक्शंस अपने आप हो रही है, तो केमिकल रिएक्शंस जो अपने आप हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देंगी। जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शंस जो कि अपने आप नहीं हो सकती है, तो हम वो रिएक्शन किस तरीके से करवाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी से वो रिएक्शंस हम करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये जो चारों की चारों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? मैचिंग कर रहे हैं। एक तरफ हमने लिखी हुई है बैटरीज, एक तरफ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कैथोड। अब देखो, जब भी हम लेचलांचे सेल के बारे में बात करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? ड्राई सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ड्राई सेल जैसे कि रिमोट जो होते हैं उसके अंदर जो सेल डलते हैं वो ड्राई सेल होते हैं, लेचलांचे सेल होते हैं। तो यहाँ पे हम कैथोड के तौर पे किसको यूज़ कर रहे होते हैं? कार्बन या ग्रेफाइट की रॉड को। अब तुमने देखा होगा वो सेल कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, राइट।
जो हम रिमोट के पीछे सेल डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रॉड सी लगी हुई होती है ना, तो वो रॉड किसकी बनी होती है, वो रॉड बनी हुई होती है ग्रेफाइट की। और ये जो बाहर मटेरियल होता है वो किसका बना होता है, जिंक। तो जिंक किसकी तरह काम कर रही होती है, एनोड की तरह। और ये जो ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट किसका बना होता है, कार्बन का। तो ये ग्रेफाइट किसकी तरह काम कर रही होती है, ये काम कर रही होती है कैथोड की तरह। यानी कि ए के साथ क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3। तो वैसे भी यहाँ पे देखो ए के साथ 3 सिर्फ थर्ड ऑप्शन में देखने को मिलता है, लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर देखो नाम में ही है लेड स्टोरेज बैटरी। ये लेड स्टोरेज बैटरी बेसिकली हम ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ कर लेते हैं। ये जो इन्वर्टर्स हैं घरों में, उनमें भी हम लेड स्टोरेज बैटरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखो लेड स्टोरेज बैटरी है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, लेड यूज़ कर रहे होंगे। तो कौन से ऑप्शन के अंदर लेड है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर। तो बी का क्या ऑप्शन हो गया, फोर्थ। निकल कैडमियम सेल में, निकल कैडमियम सेल कौन सा क्या यूज़ कर रहे होंगे, ऑब्वियसली निकल यूज़ कर रहे होंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2। मरकरी सेल में क्या यूज़ कर रहे होंगे, एच जी क्या होता है, मरकरी। तो मरकरी सेल में हम क्या यूज़ कर रहे होंगे, HgO। बेसिकली ये जो मरकरी सेल्स होते हैं ना, जो लो वोल्टेज सेल्स होते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे जो तुम्हारी घड़ियाँ वगैरह होती हैं उसमें जो सेल्स डाले जाते हैं, या फिर जो हियरिंग एड्स होते हैं उसमें जो सेल्स डाले जाते हैं, वो एक्चुअल में मरकरी सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक बार यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ है इसको भी रीड करो। क्या लिखा हुआ है कि ये जो लेचलांचे सेल है उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, फ्लैश लाइट्स में और पोर्टेबल रेडियोस में। लेड स्टोरेज बैटरी को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स, और इसके अलावा हमने क्या बोला था, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इन्वर्टर्स वगैरह में। निकल कैडमियम सेल जितने भी कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, उसके अंदर हम निकल कैडमियम सेल का इस्तेमाल करते हैं। मरकरी सेल्स कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैमराज में, कैलकुलेटर्स में, हियरिंग एड्स में, इवन वॉचेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।